प्रिय विद्यार्थियों, महानगर के विश्लेषण के बाद टाइप्स ऑफ सिटीज़ के अंतर्गत आज हमारे टॉपिक हैं घेटो। घेटो के बाद वैश्विक नगर, ग्लोबल सिटीज़। महानगर के बाद एक छोटी टिप्पणी कई बार क्वेश्चन पेपर में आती है। एक अलग अवधारणा है टर्म घेटो। घेटो की अवधारणा का प्रयोग महानगरों और औद्योगिक नगरों के आंतरिक हिस्से में स्थित एक ऐसी बस्ती के लिए किया जाता है जो निर्धन और शारीरिक श्रम करने वाले लोगों के समुदाय के रूप में विकसित हो जाती है। और ऐसी बस्ती में अनेक समस्याएं होती हैं, इसलिए इसको समस्यामूलक समुदाय भी कहते हैं। और इस अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले लुईस विर्थ ने 1925 में जो अपना शोध प्रबंध लिखा था, पीएचडी का थीसिस लिखा था, अर्बनाइजेशन एज ए वे ऑफ लाइफ। लुईस विर्थ ने 1925 में जो एक चर्चित निबंध था, ये अर्बनाइजेशन एज ए वे ऑफ लाइफ, उन्होंने सबसे पहले इस निबंध में घेटो की अवधारणा का, घेटो की कॉन्सेप्ट का वर्णन किया था। लुईस विर्थ ने घेटो को नगरों के बीच में स्थित एक ऐसे संजातीय समूह होता है इथनिक ग्रुप के रूप में स्पष्ट किया है, जिसे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से, इकोलॉजी के दृष्टिकोण से दूसरे समूह से अलग किया जा सकता है। फिर से सुनिए इसको। घेटो नगर के बीच में एक ऐसी बस्ती है, एक ऐसे संजातीय समूह है, इथनिक ग्रुप है। संजातीय समूह वो होता है जिसमें समान भाषा, समान संस्कृति, समान रीति रिवाज के लोग इकट्ठे एक समूह में रहते हैं। और उसको साइकोलॉजिकली और सोशली, यानी कि इकोलॉजिकल दृष्टि से भी, साइकोलॉजिकल दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी जिस समूह को अन्य समूह से पृथक किया जा सकता है, वो ऐसा जो संजातीय समूह है वो घेटो कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उत्तरी अमेरिका में काले लोगों की बस्ती का यूरोप के नगरीय क्षेत्रों में रहने के लिए और यहूदी समुदाय के लिए भी घेटो शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। यूरोप के जो वाइट पीपल हैं, गोरे लोगों के बीच में जैसे काले लोगों की बस्ती है, यहूदी समुदाय के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं टर्म। यूरोप में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगी और उनको परंपरागत निवासियों के द्वारा विभिन्न सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। और एक सामान्य बात थी ये, उनके लिए अनेकों समस्याएं पैदा हुई, तो एक ही जगह पर वो इकट्ठा रहने लगे कि समस्या, दुख तकलीफ के अंदर इकट्ठे। और परंपरागत जो निवासी, मूल निवासी वहाँ के थे, उन्होंने उनको एक दरकिनार करना शुरू कर दिया, तो अनेकों समस्याएं हुई और वो एक ही जगह पर उन लोगों का जमावड़ा हुआ जो ऐसे समस्यामूलक लोग थे, जहाँ किसी तरह की नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जो वंचित तबका था, बिना किसी नागरिक सुविधा के ही वो काम चलाते थे। ऐसे जमावड़े को ही हम घेटो के नाम से जानते हैं। घेटो की प्रमुख विशेषता क्या है कि एक इथनिक ग्रुप होता है, ये एक मनोवैज्ञानिक समुदाय होता है। यह वह क्षेत्र होता है जिसमें नागरिक सुविधाओं का प्राय अभाव मिलता है, अभावग्रस्त जीवन जीते हैं। ये प्राय 12-12 घंटे या इससे ज़्यादा कार्य करते हैं, मानवीय दशाओं में कार्य करते हैं। मतलब ये है कि ये समस्यामूलक समुदाय है और इकट्ठे एक जगह पर रहते हैं। प्राय केंद्रीय स्थिति रहती है इनकी। जैसे ओल्ड सिटीज़ के अंदर जब ट्रेडिशनल, परंपरागत मूल निवासी जो हैं, उनके द्वारा इनको बहिष्कृत किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, तो एक जगह पर इकट्ठा रहना शुरू कर देते हैं। टायनबी ने एक पुस्तक लिखी थी, सिटीज़ ऑन द मूव। टायनबी ने सिटीज़ ऑन द मूव में लिखा है कि घेटो एक ऐसी बस्ती है जहाँ दिन की अपेक्षा रात में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि दिन में वो लोग फैक्ट्रियों में, कारखानों में दूर दूर अपने रोजगार की दृष्टि से या मजदूरी करने की दृष्टि से काम के तलाश में जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, और रात को आकर के विश्राम करते हैं, तो रात का जो जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। टायनबी ने जो सैद्धांतिक अवधारणा प्रस्तुत की है और विर्थ ने जो प्रस्तुत की है, उसके आधार पर वर्तमान युग में एशिया के अधिकांश देशों कि औद्योगिक महानगरों में, जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं बड़े बड़े, उनके अंदर जो पाई जाने वाली जो स्लम्स हैं या मलिन बस्ती जिसको कह सकते हैं, वो उनकी प्रकृति जो है ना प्राय घेटो के समान ही है।
मुंबई के अंदर और बड़े शहरों में, दिल्ली के अंदर, कलकत्ता में, चेन्नई में, बंगलोर में, जहाँ अपन इंडिया में उनको क्या बोलते हैं, गंदी बस्तियाँ, स्लम्स। तो स्लम्स को आप घेटों के समान ही मान सकते हैं। टाइप्स ऑफ सिटीज़ के अंतर्गत कस्बा देखने के बाद, महानगर देखने के बाद और घेटो के ऊपर भी एक संक्षिप्त विवरण देखने के बाद नेक्स्ट और जो अंतिम आता है वैश्विक नगर, ग्लोबल सिटी। वैश्विक नगर की अवधारणा का संबंध वैश्वीकरण की प्रक्रिया से है। ग्लोबलाइजेशन के अंदर वैश्विक नगर की जो अवधारणा है वो प्राय देखने सुनने को मिलती है हमें, कि पूरा विश्व ही एक गांव है। ग्लोबल सिटी की अवधारणा आज के ग्लोबलाइजेशन के युग में सुनने को मिलती है। सन 1991 में शास्का शेषन ने ग्लोबल सिटी के नाम से एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें पहली बार उन्होंने ग्लोबल सिटी की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि वैश्विक नगर वे नगर होते हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के संगठनात्मक केंद्र हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सेंटर, पूरी एक वर्ल्ड इकोनॉमी के। इस संदर्भ में वैश्विक नगर के एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो को वैश्विक नगर के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। इस अर्थ में भारत में मुंबई और दिल्ली भी वैश्विक नगर माने जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त वाशिंगटन है, मॉस्को, बीजिंग, पेरिस, सिंगापुर, जिनेवा, बोस्टन आदि नगरों को भी वैश्विक नगर की श्रेणी में रखा जाता है। तो वैश्विक नगर के बहुत से एग्जाम्पल बताए गए हैं आपको। तो शुरू में जो न्यूयॉर्क सबसे बड़ा वैश्विक नगर के रूप में, जो बड़े बड़े ऊपर विवरण में आया है कि वर्ल्ड इकोनॉमी, वैश्विक अर्थव्यवस्था के जहाँ केंद्र होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, तो ज़्यादातर आपके वाशिंगटन, पेरिस, बीजिंग और आपके जिनेवा के अंदर मिलेंगे, आपको न्यूयॉर्क के अंदर मिलेंगे सबसे ज़्यादा। तो इस तरह से न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, वाशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग, पेरिस, सिंगापुर, ये वैश्विक नगर के उदाहरण हैं। वैश्विक नगर की प्रकृति को समझने के लिए संक्षेप में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को समझना आवश्यक हो जाता है। वैश्वीकरण जो 90 के दशक के बाद जो चीज़ें आई थी, एलपीजी के नाम से जिसको विख्यात है, जो एक टर्मिनोलॉजी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण परिवर्तन और एकीकरण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे 1990 से विशेष प्रोत्साहन मिलना प्रारंभ हुआ था। आर्थिक रूप से वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्व की अर्थव्यवस्था को एक ऐसे एकीकरण से है जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच पूंजी का, विभिन्न उत्पादों का मुक्त प्रवाह होने लगता है। जो मुक्त प्रवाह होता है, जैसे कैपिटल पूंजी का भी, और विभिन्न देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, तो उस स्थिति को हम वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल सिटी, वैश्विक नगर की विशेषताएं, प्रमुख लक्षण। सामान्यतः वैश्विक नगरों के विकास को एक नई घटना और मुख्य रूप से 21वीं शताब्दी की एक प्रमुख उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। मानव विकास प्रतिवेदन 2000 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में वैश्वीकरण के 4 प्रमुख लक्षणों की चर्चा की गई थी। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सन 2000 में जो आई थी, उसमें 4 प्रमुख लक्षण बताए थे ग्लोबलाइजेशन के। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, वैश्विक प्रौद्योगिकी का उपयोग यानी कि टेक्नोलॉजी मस्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं का उपयोग, इंटरनेशनल सर्विसेज, और नवाचारों में वृद्धि, ग्रोथ इन इनोवेशंस, इनोवेटिव आइडियाज हम पूरे वर्ल्ड में आप आजकल देखते हैं अर्थव्यवस्था में। तो ये 4 प्रमुख लक्षण जो थे ग्लोबलाइजेशन के हैं। एंथोनी गिडेन्स ने वैश्विक अर्थव्यवस्था, नई पीढ़ी के समाजशास्त्री हैं, एंथोनी गिडेन्स ने वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के श्रम विभाजन को, डिवीजन ऑफ लेबर को, ग्लोबल सिटी के प्रमुख आधारों के रूप में स्पष्ट किया है। ग्लोबल सिटी में क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर तो श्रम पर होता है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर हम वैश्विक नगर की कुछ प्रमुख विशेषता पॉइंट्स में देखेंगे। फर्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। पहला पॉइंट है
इंटरनेशनल इकोनॉमी। वैश्विक नगरों में उत्पादन की प्रक्रिया केवल अपने देश की पूंजी से ही संबंधित नहीं रहती, बल्कि वहां दूसरे देशों की पूंजी का भी खुला प्रवाह, मुक्त प्रवाह होना है, ओपन फ्लो शुरू हो जाता है। और यह कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े आर्थिक निगमों और कंपनियों के द्वारा संपादित किया जाता है। तो इस प्रकार से पहला जो पॉइंट है हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमी, जो सबसे प्रमुख है वैश्विक नगर में। दूसरा पॉइंट है वैश्विक संस्कृति का प्रादुर्भाव। आर्थिक के बाद देखेंगे संस्कृति, सामाजिक गतिशीलता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्थान परिवर्तन, तार्किक जीवन, रैशनलिटी, और उत्तराधुनिकता की दशा। ये पोस्ट मॉडर्निटी का जो एरा, जीवन जो जीते हैं, उसमें ये एक प्रमुख लक्षण के रूप में सामने आता है। सॉरी। तीसरा जो पॉइंट है राजनीति तथा आंदोलनों की वैश्विक प्रकृति। आंदोलनों की प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमानों से प्रमाणित होती है। विभिन्न प्रकार के वैश्विक संगठन जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO जो आजकल बहुत चल रहा है कोरोना महामारी के दौरान, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में आजकल है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ऐसे जो वैश्विक संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, इन संगठनों की भूमिका वैश्विक नगरों की राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो वैश्विक नगर हैं सारे, जैसे ज़्यादातर जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में और जेनेवा में, पेरिस में हैं। तो जो WTO है, WHO है, IMF है, ILO है, वर्ल्ड बैंक है, और दूसरे बहुत से संगठन होते हैं जो क्षेत्रीय आधार पर भी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, अलग अलग संगठन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में। तो उनकी एक भूमिका जो है वो वैश्विक प्रकृति के रूप में होती है, और जो है एक तरह से वहाँ चीज़ें संपादित होती हैं। धार्मिक अंतःक्रियाओं में आदान प्रदान। वैश्विक नगरों में कट्टरतावाद से मानवतावाद की ओर यात्रा चलती है। कट्टरतावाद से मानवतावाद की ओर पारलौकिकता की जगह तार्किक व्यवहारों का प्रभाव बढ़ने लगता है। लोग विज्ञान में, तर्क में विश्वास करते हैं, है ना। मानवतावाद एक सबसे बड़ा वैल्यू है आज के टाइम, उसका प्रभाव बढ़ता है। धर्मनिरपेक्षता एक वैल्यू है, एक मूल्य है, उसका प्रभाव बढ़ता है। प्रवास की अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्ति, ट्रेंड्स ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, ये एक इंटरनेशनल माइग्रेशन का ट्रेंड चलता है वैश्विक नगरों में। प्रवास केवल राष्ट्र के अंदर ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगता है। उद्योग, चिकित्सा, शिक्षा, इंजीनियरिंग, फाइनेंस आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञों का आना जाना लगा रहता है। स्पेशलाइज्ड का आना, डेलीगेट्स आते रहते हैं, कार्यक्रम होते रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होते रहते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ का, नवाचारों का आदान प्रदान होता है, बड़े बड़े समिट होते हैं, है ना। इस तरह से जो है प्रवास की जो प्रवृत्ति है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की होती है, राष्ट्रीय लेवल की नहीं। उसको राष्ट्र की सीमाओं को लांघ करके अब जो है ये ट्रेंड जो है इंटरनेशनल लेवल का हो जाता है वैश्विक सिटीज़ के बीच में। समरूपता तथा विभेदीकरण। व्यवहारिक रूप में वैश्विक नगरों में समरूपता और विभेदीकरण की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। लोग मानवतावाद में विश्वास रखते हैं, धर्मनिरपेक्षता के वैल्यू में विश्वास रखते हैं। आधुनिकता की सबसे बड़ी निशानी जो है वो समानता और स्वतंत्रता है। समानता की रास्ते से ही बड़े जो मूल्य हैं उनको हम अचीव कर सकते हैं। और विभेदीकरण की तीव्र प्रक्रिया भी होती है, डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है। तो विभेदीकरण का मतलब सब अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं, ऐसा नहीं कि छोटी जगह के अंदर तो जैसे होमोजेनिटी मिलती है, जैसे जैसे जगह बड़ी होती जाएगी हेट्रोजेनिटी हो जाएगी। विभेदीकरण जो है, डिफ्रेंशिएशन, वो जो है ना वो मिलेगा आपको। सैटेलाइट द्वारा संचालित संचार व्यवस्था, इंटरनेट, ईमेल, फैक्स, टीवी आदि उपग्रहों से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं जिनके द्वारा स्थान संबंधी दूरियां कम होती जा रही हैं और हजारों किलोमीटर दूर दूर जो है वैचारिक आदान प्रदान दूर बैठे बैठे हो जाता है आधुनिक टेक्नोलॉजी की वजह से, सैटेलाइट के द्वारा। वैश्विक नगरों में ये सैटेलाइट द्वारा संचालित संचार व्यवस्था उन्नत किस्म की। आजकल तो गांव कस्बों में भी इंटरनेट है, लेकिन
एक ग्लोबल सिटी का जो सैटेलाइट लेवल और संचार व्यवस्थाओं का जो स्पीड है, जो इनकी जो सर्विस है, वो उच्च कोटि की होती है। व्यवसायों की बहुलता, बैंकिंग सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, IITs, IIMs, ऐसी सेवाएं जो हैं जिनसे प्रशिक्षण प्राप्त लोग इनके अंदर बसना पसंद करते हैं। जो IIT क्वालिफाइड लोग हैं, IIM क्वालिफाइड लोग हैं, बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के लोग हैं, अन्य फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करने वाले लोग हैं, वित्तीय संस्थाओं में, संगठनों में, वो जो है उनकी जो चॉइस होती है वो वैश्विक नगरों में बसने की चॉइस होती है, वहाँ पर निवास स्थान करने की चॉइस होती है। आधुनिक युवा जो है छोटी जगह पर नहीं रहना चाहते। आप जिस हिसाब से जितने ज़्यादा आप कुशल होंगे, वहीं बाहर आपका महानगर से निकल करके और उनकी परिधि को लांग करके वैश्विक नगरों के अंदर जो है आपका एक्सपोजर ज़्यादा होगा, डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। जनसंख्या का आकार और घनत्व, वैश्विक नगरों में जनसंख्या घनत्व सब सर्वाधिक होता है। जैसे दिल्ली के अंदर 11,320 घनत्व है, जनसंख्या घनत्व 11,320। इसका प्रमुख कारण है आर्थिक साधनों की प्रचुरता और बड़े बड़े उद्योग धंधों का जो वहाँ का एस्टेब्लिशमेंट। उद्योग धंधे कहाँ स्थापित होते हैं, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा जाएगी। जहाँ रोजगार की संभावना ज़्यादा है, वहाँ जनसंख्या का जमावड़ा ज़्यादा होगा। तो वैश्विक नगरों में जो है जनसंख्या का जो घनत्व है, आकार है, वो अधिक होता है। वैश्विक नगर की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। ग्लोबल सिटी का जो आपने देखा है, एक तरह से वैश्विक नगर की आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना के आधार पर अनेक शंकाएं भी पैदा होती हैं आज के समय में। यह कहा जाता है कि ये पश्चिमी देशों द्वारा विकसित एक नई किस्म का उपनिवेशवाद है, कॉलोनिज्म जो पहले होता था, ब्रिटिश कॉलोनिज्म। वस्तुतः वैश्विक नगरों की प्रकृति भारतीय समाज के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की है। वो एक अलग विषय है कि वैश्विक नगर हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, वो अलग बहस होती है, पक्ष में तर्क विपक्ष में तर्क। तो वैश्विक नगर का अर्थ और वैश्विक नगर की परिभाषाएं और वैश्विक नगर का जो लक्षण और विशेषताएं हैं, वो आशा है कि आपको समझ में आई होंगी। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ सिटीज के अंतर्गत हमने देखा है नगर का सबसे छोटा रूप कस्बा, कस्बा और शहर आपने पहले वीडियो में देखा था। दूसरे वीडियो में हमने देखा था महानगर, और आज तीसरा वीडियो जो है टाइप्स ऑफ सिटीज के अंतर्गत जो है ये इसकी टाइप्स खत्म हुई एक तरह से। ये घेटो और जो वैश्विक नगर है, ये इसका तीसरा टाइप था। थैंक यू।